पुरस्कार 2026 का कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें वहीं से आपको साफ दिखा रही हैं। अभी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चला रहे हैं अभी, है ना। पैर लगने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया आपकी जिंदगी में? माइक पास में। पैर लगने के बाद ये है कि अभी मैं चल सकता हूँ अपने उससे, नहीं तो मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ता था, तब मैं चल पाता था। बड़े होके क्या बनेगा सौरभ? मैम बड़े होके तो अभी कुछ ऐसा कुछ सोचा सोचा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा। कुछ बड़ा सोच सकते हैं हम। यस मैम। तो ये पहले भी ऑटो चला रहे थे, एक पैर से ही चला रहे थे, अब ये अभी लगा है आपको भी? यस मैम, अभी लगा है, लेकिन ये है पैर लगने के बाद मैं बाइक भी चला पाता हूँ। हमारे लोग साइकिल भी चला रहे हैं मैम। और 6 साल की बच्ची हैज़ बीन आवर लोएस्ट एज, और हमने 70 ईयर ओल्ड तक के लोगों को लगाया है। तो हर एज ग्रुप में है। हाँ, 6 ईयर ओल्ड बच्चे तक को लगा है। हाँ, तो ये लेग्स का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड बस ये बात है कि इसको ये लोग यूज़ करें। हमारे ट्रस्ट में ये भी है कि लेग लगने के बाद अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो लेग वापस ले लिया जाता है। तो हम बड़े स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं लोग। यस मैम, हम तो करते हैं यूज। कितनी जिंदगी बदली आपकी? आप कह रहे हैं अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, क्या मतलब अब आराम से आप चल पा रहे हैं? Yes, ma'am, कोई कमी, जैसे पहले पैर था वैसा ही महसूस कर पा रहे? मैम एकदम उतना तो नहीं, लेकिन ये है कि काफी सुधार हुआ। अभी 1 हफ्ते बस ट्रेनिंग किया हूँ मैं, तो इतना चल पाता हूँ। अभी आगे और ट्रेनिंग बिल्कुल, मेरी बढ़ेगी। शुभकामनाएं आपके साथ, आप बहुत अच्छे से चलेंगे। बिल्कुल पहले जैसे चलने का कोशिश करूंगा मैं। मैम एक्सीडेंट हुआ था मेरा, एक कार वाले ने टक्कर मार दी थी मुझे, तो वो पैर की नसें कट गई थी। क्या उम्र आपकी रही तब? मैम ये 2 साल पहले हुआ था, 16 साल का था। तो ऐसे भी बच्चे हैं हमारे बीच, आप सोचिए। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लूज होता ही है, लेकिन जिंदगी जीने को लेकर जो ललक होती है, अगर आपका पैर नहीं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते किन चीजों से, किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि श्रद्धा जी जैसे लोग मौजूद हैं जो इनके पैरों की ताकत बने, और ये जर्मनी से जो लेग्स हैं, जो आर्टिफिशियल लेग्स हैं, प्रोस्थेटिक लेग्स इन्हें बोलते हैं, प्रोस्थेटिक लेग्स जो इन्हें दिए गए हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत नेक काम है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है श्रद्धा जी आपकी ये, और जोरदार तालियां इस पर बनती हैं। हमारे बीच 2 ऐसे वॉरियर्स मौजूद हैं। श्रद्धा जी, एक और बात है जो मेरे मन में आती है। आपने बताया कि आपने नटवारा विलेज को जिस तरह से अडॉप्ट किया है, इस गांव की अगर हम बात करें, क्या यहाँ पर ऐसी कमियां रहीं, क्या चुनौतियां आपने लोगों के बीच देखी कि आपको ऐसा लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए? सबसे बड़ी चुनौती जो गांव में रहती है वो रहती है बिजली। हाँ, ऑफ कोर्स बीजेपी की सरकार आने के बाद उसमें भी बहुत सुधार हुआ है, पर तो भी अभी घर घर बिजली नहीं पहुंची है। दूसरी चुनौती है नशा मुक्ति। हमने बहुत प्रयास किया और मैं बहुत दुख से बोलूंगी कि मैं उसमें सफल नहीं रह पाई। इसीलिए मैंने नशा मुक्ति केंद्र छोड़ के औरतों के सशक्तिकरण पे काम किया। तो हमारे देश में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नशा एक ऐसी चीज है, इफ यू डोंट वांट टू हेल्प योरसेल्फ देन नो वन कैन हेल्प यू। महिलाओं को काफी दबा के रखा गया था, वो सशक्तिकरण काफी अच्छा हुआ है। और बच्चों की पढ़ाई, वो भी क्या था, जैसे 8th 9th तक लड़कियों को पढ़ाते हैं, उसके बाद लड़कियों का एजुकेशन छुड़वा देते हैं कि घर का काम सीख लो, खेती में हाथ बटा लो। वो बदलाव थोड़ा हमने लाए। तो 2-3 थोड़ी एक रूढ़िवादी जो सोच है उसमें से बाहर निकालना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि लोग बहुत एक्सेप्टिंग हैं इंडिया में, और इनके सपोर्ट से हम बहुत कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों तक आप पहुंचें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच, हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मदद करना, और मुझे लगता है अगर मदद सही वक्त पर सही जगह पहुंचे तो लोगों के जीवन को बदलती भी है और बहुत अच्छा प्रभाव भी छोड़ती है। तो जोरदार तालियां हो जाएं श्रद्धा मालपानी जी के लिए जो हमारे बीच मौजूद हैं। और श्रद्धा जी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार जो हमारा है, इसमें हमने कोशिश की कि ना सिर्फ हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं, बल्कि जैसे हमने अभी प्रथा की स्टोरी देखी, हम फीमेल जितनी भी प्लेयर्स हैं, हमने कोशिश करी कि बच्चियों को, लड़कियों को, क्योंकि एक अलग ही लेवल की चुनौतियां होती हैं, हम
बीइंग अ फीमेल हम समझ सकते हैं, हर तरह की, वैसे हर फील्ड में है, पर एज एन खिलाड़ी, एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप देखती हैं तो आपको क्या लगता है और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, या क्या हम इसमें और आगे, क्या सजेशन आप देना चाहेंगी जिससे लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां, आपने रूढ़िवादी सोच की बात कही, मुझे लगता है अब 2026 में कहना गलत नहीं होगा कि हम इस सोच से काफी ऊपर आ चुके हैं, पर अब भी कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसी जगह हैं जहां इस सोच को बदलने की जरूरत है। जिस तरह से हमारी इंडियन क्रिकेट टीम इतना हमको आज मन में इतनी खुशी होती है जिस तरह से फीमेल्स ने परफॉर्म किया है, तो ये सोच डेफिनेटली धीरे धीरे बदल रही है। एक चीज जिसकी जरूरत है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में अभी भी गांव-गांव में तो नहीं है, और हम ट्राई कर सकते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एटलीस्ट एक फील्ड तो दे बच्चों को। बच्चे सड़क पे खेल रहे होते हैं यूजुअली, आप देखेंगे गांव में, तो इससे और थोड़ा इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं, शूज महंगे आते हैं, तो ये सब चीजें अगर हम थोड़ा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज द मेन थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ घूम के एक ही चीज पे आता है कि माँ लक्ष्मी कहाँ है, तो लक्ष्मी देवी अगर आए तो हर चीज का सशक्तिकरण पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, और आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे चलते देखकर। मैं चाहूंगी आप जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत इंस्पायरिंग होगा, क्योंकि बहुत ही नेक काम श्रद्धा जी आप करती हैं, और बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे ऐसा लगता है अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक स्टोरी मैं चाहती हूँ, और श्रद्धा जी की स्टोरी का ये वीडियो है, और आप और बेहतर समझ पाएंगे कि श्रद्धा जी किस तरह से जिंदगियों को बदलती भी हैं और बच्चों की, लोगों की ताकत भी बनती आई हैं। प्रतिभाओं का सम्मान होगा। डेली जाता हूँ, अभी मेरी मेहनत 15 घंटे की रहती है, पर ये सोचा है कि जो जीवन में अपन आए हैं वो पल जो गए हैं वो वापिस नहीं आएंगे, इसके हिसाब से अपन जो अच्छे से अच्छा काम हो सके करें। बिल्कुल सही बात, ये था मेरा। बहुत अच्छी बात है, और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा कि आप कह रहे हैं कि मैं आज भी 15 घंटे काम करता हूँ, और मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत बहुत जरूरी, सपना कोई भी हो उसे पूरा करना है, मेहनत तो जरूर करनी है, मेहनत से आप नहीं बच सकते। डॉक्टर अजय हाडिया जी, कैंसर अस्पताल में आने वाले जो मरीज हैं, बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो पहले ही हार चुके होते हैं उस बीमारी को सुन के, जिसे हमारे देश में पहले कहा जाता था कि उस बीमारी के नाम से लोग डरते हैं। मेडिकल फील्ड में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, अब कैंसर का इलाज बहुत आसान लोग कहते हैं हो गया है, लेकिन कैंसर से जो अंदरूनी लड़ाई है, इसके लिए एक विल पावर की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बीच रहना, रोज नई मतलब जिंदगियों को देखना, उनकी अलग अलग चुनौतियों को देखना, कैसे आप इंस्पायर हुए, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं, और एक खिलाड़ी को आगे बढ़ाना, कैसे आप पहुंचे, कैसे आपने ये जर्नी तय की? नमस्कार। सर्वप्रथम सभी होनहार छात्र छात्राएं जो अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का जज्बा लिए हुए हैं, और जिस बच्चे के लिए मैं आया हूं, पल्लवी जगताप, जो 3 नेशनल और 2 इंटरनेशनल अवार्ड अभी तक जीत चुकी है। वाह। और इसकी इच्छा है कि वो एशियन गेम्स और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। तो इस छोटी सी जगह की बच्ची है, सतवास की रहने वाली है, और उसमें इतना उत्साह है, तो हम साधुवाद दें, बंसल न्यूज को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और ऐसी छोटी छोटी जगह के बच्चों को लेके वो आज यहाँ लाए हैं, और आगे भी उन्हें बढ़ाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि आपने बताया कैंसर के बारे में, मैं डॉक्टर अजय हाडिया हूँ, और पिछले 35 साल से इस फील्ड में हूँ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश और दुनिया में जाना जा रहा है। जनरली हम देखते हैं कि कैंसर का इलाज 3 प्रकार से होता है। जैसे ही बीमारी का पता लगता है, बायोप्सी होती है, सिटी स्कैन, MRI होती है, उसकी सर्जरी की जाती है, रेडिएशन किया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 70 to 80% केस जो होते हैं वो फिर रिकरेंस होते हैं, और जब रिकरेंस होते हैं तो पेशेंट बहुत तकलीफ में हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है, वो ट्रीटमेंट लेने की कंडीशन में नहीं होता है। कीमोथेरेपी लेता भी है तो 1 कीमोथेरेपी 2 कीमोथेरेपी के बाद उसको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट
उसको मॉर्फिन देते हैं और बोलते हैं कि इनकी सेवा करिए। तो उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास में आते हैं लास्ट होप के रूप में, कि जो बहुत तकलीफ में है, नक्रोसिस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मॉर्फिन खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उनका जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है। उस स्थिति में इंदौर में हमारे पूरे इंडिया से मरीज आ रहे हैं और हम उनका इलाज अल्टरनेटिव थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनालिसिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, ट्यूमरसाइट्स को कम करती है, दर्द को खत्म करती है, पेशेंट की तकलीफ को कम करती है। और पेशेंट की तकलीफ जब कम होती है तो दोबारा से उसमें जीने की इच्छा स्टार्ट होती है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेटास्टेटिक कैंसर के पेशेंट भी हमारे हॉस्पिटल में ठीक हुए हैं, परंतु हम ऐसा दावा नहीं करते हैं, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हम कहते हैं ना कि जब कैंसर डायग्नोस हुआ है तो 50% पेशेंट तो उस इलाज के दौरान ही इस दुनिया से चले जाते हैं। जो मरीज बचते हैं उनकी लाइफ भी 2 साल, 3 साल, 4 साल होती है। 2% मरीज ऐसे होते हैं जो 5 साल से ज्यादा उनकी लाइफ होती है। तो ये आज की तारीख में हमारे देश में बहुत स्पीडली ये बढ़ रही है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसा हम देखते हैं कि यदि हमारे परिवार में किसी को पता लगे कैंसर है तो लगता है कि अब उसका जीवन मुश्किल है, परंतु यदि पेशेंट के परिवार का सपोर्ट हो, मरीज में जीने की इच्छा हो, तो मैंने ऐसे भी मरीज को देखा है जो 80 साल की उम्र के अंदर उसने कैंसर को हरा दिया। बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा बहुत इसलिए भी इन चीज़ों को रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरे फादर भी कैंसर सर्वाइवर हैं, और जो रिकरेंस की आपने बात कही है उनको भी दोबारा 2013 में डायग्नोज हुआ। लेकिन एक विल पावर ना सिर्फ एक कैंसर पेशेंट के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जिनकी लाइफ में बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं। कभी कभी लगता है कि शायद अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन ये आपकी विल पावर, ये इच्छा शक्ति है आपके अंदर जो इस जिंदगी को जीने के लिए भी आपको एक बार फिर खड़ा करती है। और निश्चित तौर पर थोड़ा सहारा मिल जाए तो ये जो भाव है ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मेजर तनय मेवन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है विंग्स ऑफ जॉय, हमारे भी कार्यक्रम का नाम पंख है, तो हम रिलेट कर पा रहे हैं। हम विंग्स ऑफ जॉय, हम विंग्स ऑफ एम्पावरमेंट देते हैं। विंग्स ऑफ जॉय क्या करता है? मैं सबसे पहले तो बंसल ग्रुप को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर द 4th एडिशन ऑफ पंख। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इतने वरिष्ठ, मेहनती और विस्थापित लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा हूं। पंख के साथ मुझे दूसरा मौका मिला है अपने आप को एसोसिएट करने के लिए, और हमारी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो है जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बट द रीजन वाई आई केम विद विंग्स ऑफ जॉय फॉर द सेम रीजन कि पंख के साथ विंग बहुत अच्छे से जाता है, तो विंग्स ऑफ जॉय के थ्रू आया हूं। हम एक 62 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूं जो कि सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है जबलपुर में इतने सालों से। इसके साथ मुझे मौका मिला कि मैं अपने आप को प्रादेशिक सेना में शामिल कर सकूं, एंड आई एम अ सर्विंग मेजर राइट नाउ इन द इंडियन आर्मी। वाह, जोरदार तालियां हो जाए मेजर तनय मेवन जी के लिए, जो एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए भी। और अब तो हमारे पंख भी हैं, तो कैसे आप जुड़े हैं उस खिलाड़ी से, उस बच्चे से जिसे आज हम सम्मानित करें? मेरा जब मैं विनोद जी से मिला था आपके ग्रुप की तरफ से, तब मेरा था कि मुझे जो पंख चाहिए मुझे अपने शहर से ही चाहिए है, क्योंकि मेरे शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और अगर मुझे मौका मिला है कि मेरे अपने शहर के खिलाड़ी को मैं उसकी जर्नी में किसी भी प्रकार से शामिल अगर हो सकूं, तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स दैट। तो आयुष को मैं बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट करता हूं। उसकी मैंने जो अचीवमेंट्स है वो भी मैंने उसके साथ बैठ के सुना, तो लगता है कि जज्बा तो है और आगे वाला यूथ जो है वो काफी एनर्जेटिक है इन द राइट डायरेक्शन। तो ऑल द बेस्ट टू आयुष एंड ऑल द अदर प्लेयर्स हु आर अ पार्ट ऑफ हियर। वाह, जोरदार तालियां आयुष के चेहरे पर स्माइल बता रही है कि वो कितने खुश हैं। और मुझे ऐसा लगता है सर ने बात करी एनर्जी की, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों मेहमानों के लिए। ये आप ही के पंख हैं जिन्होंने आपके सपनों को उड़ान भरने के लिए विंग्स ऑफ जॉय भी दिए हैं, तो जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिस्कशन के लिए इस मंच पर।
अपनी यात्रा को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिन्हें हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बंसल न्यूज 2023 से शुरुआत कर चुका था इस पहल की, और सहयोग मिला उन तमाम पंखों का, उन समाज सेवियों का, समाज से जुड़े लोगों का जो चाहते थे कि वो जिंदगियों को बदलें, कुछ लोगों को आगे बढ़ाएं। और उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो सकता है कि अगर आपके जीवन में सभी चीजें हैं, अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी की जिंदगी को छू सकते हैं, बदल सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये मंच ऐसे लोगों का स्वागत करता है। लेकिन एक हमारे साथी हैं, जैसा कि आप नाम भी पढ़ पा रहे होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ये हमारे वो साथी हैं जो 2023 से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब हमने रूपरेखा तैयार की इस पंख की तो वो हमारे सहयोगी थे, और आज हम जब चौथा साल कह रहे हैं पंख का, तो वो आज भी हमारे साथ हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ये यात्रा शुरू से ही उनके साथ रही, वो आगे नहीं आ पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे इनिशिएटिव्स, पंख उपलब्धि पुरस्कार जो कि सतत रूप से आप 4th एडिशन पर आज यहाँ हैं, और इसीलिए हम भी आपके साथ इस कारवां में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सपना और हमारा सपना एक ही है। बिल्कुल तो सही। इसलिए मुझे लगता है कि जब इस रूपरेखा को बताया गया होगा, साझा किया गया होगा, तो यही सोचा होगा कि क्यों ना एक और एक 11 होकर हम बिल्कुल सही बात, अपने जोरदार प्रदेश तालियां को हो जाएं सपोर्ट करें, और प्रदेश के को सपोर्ट करते करते क्यों ना हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ओर जाएं। बिल्कुल। और मुझे लगता है क्रॉस फिंगर्स हम आज ये मैनिफेस्ट भी करते हैं कि निश्चित तौर पर ग्रास रूट लेवल से अगर हमने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है तो हम इसे आगे तक ले जाए, नेशनल लेवल तक। मैम, एक चीज और जानना चाहूंगी, आप कह रही थी कि जो आपके चांसलर सर हैं उन्हें ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और इसीलिए आपका ये विचार हमारे विचार से मिला, इस सोच के साथ मिला। आप पर्सनली जब इस कार्यक्रम में आज पहुंची हैं, हमने अभी कुछ स्टोरीज भी चलाई थी, कैसा लगा आपको इन बच्चों के बारे में जानकर? सारे बच्चों के बारे में अभी हम नहीं जान पाए, लेकिन हाँ, ये सभी अपनी अपनी जिस फील्ड से आए हैं, जिस स्पोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं, ये आसान इनके लिए भी नहीं रहा। तो हम जानना चाहेंगे आपको आज कैसा अनुभव आपका है, फर्स्ट एक्सपीरियंस इनके बीच? देखिए मैम, एक बहुत सिंपल सी बात है कि स्टोरीज देखना या प्रत्यक्ष बच्चों को देखना, और बहुत सारे अभिभावक भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो यहाँ बैठे हैं, तो नेचुरली एक बहुत सुखद अनुभव है जब हम देखते हैं कि आउट ऑफ स्ट्रगल जब हम बाहर आते हैं और कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात रेखांकित करना चाहूँगी कि रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जो है वो सतत रूप से एक हमारा डायरेक्टरेट के साथ, जो हमारा खेलो इंडिया के साथ MOU है, उसके सतत हम भी ये कार्य कर ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बच्चे किसी न किसी कारण से स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पाते या स्पोर्ट्स के साथ सतत रूप से शिक्षा नहीं ले पाते, तो उनके साथ मध्य प्रदेश के साथ मिलकर हम उन सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग हुई, और मुझे उन बच्चों को देखकर, उनकी उपलब्धियों को देखकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी फील हुआ कि किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी उनके इन सपनों को और उड़ान दे सकता है, और किस तरह से हम उनके इस कारवां में जुड़ सकते हैं। ये भी बात मेरे जहन में आई जब मैंने इन सबको देखा। तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति और एक बहुत ही गर्व का भी क्षण मुझे लगा जब मैंने ये सारी उपलब्धियों को देखा। और जब मैं आई थी तो मैंने देखा कि 2 स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे थे वो कह सकते हैं कि किसी न किसी वजह से फिजिकली डिसेबल्ड थे, तो उनकी भी जो एक विल पावर मैंने देखी और उनको जब मैंने स्टेज पर देखा, सो आई फील प्राउड ऑफ माई यूथ एंड आई फील प्राउड ऑफ माई स्टेट एज वेल। जोरदार तालियां हो जाए इस बात पर, क्योंकि जो आज का युवा है, जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि बहुत एनर्जेटिक है, और जब जनरेशन्स की बात आती है तो आप चूंकि एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, आप तो बच्चों के बीच रहे हैं, तो आज भी आप देखते होंगे कि जो जनरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी है, और थोड़ा सा रिजल्ट्स को लेकर ये बहुत जल्दबाजी में भी रहते हैं कि बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना है। हमारे जितने बच्चे इस वक्त बैठे हैं खेल में तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत प्रतिभावान है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप, क्योंकि आप बच्चों के बीच रही हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप उन्हें एक मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए जिंदगी में? आपने मेरे दिल की बात पूछ ली। बिल्कुल मेरा जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है वो बात काफ़ी वास्ट है।
I started my academic journey in the year 2000 and it's been more than 25 years to be with students and जब भी ऐसे forums होते हैं तो मैं बहुत दिल से और बहुत proud से कहती हूँ कि I am a teacher by passion, I am a teacher by choice। ये बात मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको भी समझना है कि खिलाड़ी की जो एक लेवल होती है, एक प्लेयर की जो एक एज होती है वो एक लेवल तक होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स कोच बनते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं अलग अलग विधाओं में, स्पोर्ट्स की विधाओं में जाते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स एकेडमी लॉन्च करते हैं। यहीं पर मैं बताना चाहूँगी कि हमारा विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी और SGSU ने अब तक टोटल 3 एकेडमीज भी लॉन्च कर दी हैं और आप लोग उन एकेडमीज के भी पार्ट हो सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए अंडरलाइन की कि उन एकेडमीज को चलाने के लिए भी हमें मैन पावर की जरूरत होती है। क्रिकेट एंड फुटबॉल एकेडमी वी हैव लॉन्च्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स यहाँ बैठे हैं और जो उनके अभिभावक यहाँ बैठे हैं, एज एन एकेडमिक पर्सन माई मैसेज इज के एक हम चहुमुखी विकास की बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्कुल होलिस्टिक। तो स्पोर्ट्स में डेफिनेटली आप अपना कैरियर बनाइए, लेकिन साथ ही साथ स्पोर्ट्स के जो बाकी एंगल्स हैं, जो एकेडमिक पार्ट है, उसको भी बिल्कुल सेंटर में रखिए क्योंकि वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपने एक बात की कि जल्दबाजी रिजल्ट्स की, जेन जी की आजकल हम बात करते हैं, अभी यही अंडरलाइन करने जा रही थी। आई लव जेन जी। एक बार जेन जी अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकती है। मैं भी जो भी Gen Z जेन हूं, जी मैं यहाँ अच्छा बैठी हैं, आप भी जेन जी हैं, मैं मिलेनियम हूँ। देखिए, इट्स नॉट अबाउट द जनरेशन, इट्स अबाउट द इन्वायरमेंट। आजकल जो है इन्वायरमेंट बहुत फास्ट है और बहुत सारे लोग हैं जो तैयार हैं फील्ड में, तो रिजल्ट्स के लिए जल्दबाजी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप रिजल्ट्स को पाने के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते हैं, तो रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा ये लाइन कई बार कहती हूँ कि खेल में या जीवन के किसी भी पड़ाव पे या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। तो आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीत आपको मिलेगी। आज आपकी ये जीत का ही नतीजा है कि आप सब यहाँ पर आप हमारे बीच हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने खेल के साथ साथ जो उसके साथ और जो एडिशनल पैरामीटर्स हैं उन पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल सही बात। और उसके साथ आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन हाँ सतत रूप से प्रयास करते रहना है। बहुत स्लो भी नहीं होता है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस पुरानी बात थी, लेकिन एक कंसिस्टेंसी की बात मैं हमेशा कहती हूँ। और एक सी और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, यू नीड टू हैव द क्लैरिटी। आपके विजन में क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वो आपको करते करते आती है। तो यू हैव टू बी क्लियर इन योर अप्रोच एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू बी करेजियस। तो 3 C's अपने जीवन में जरूर रखिए, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड करेज। मुझे लगता है अगर ये 3 चीजें हम रखते हैं तो सफलता भी हाथ आती है। और कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिले तो इम्पेशेंट नहीं होना है। neither player nor coach and nor the parents. This is what is my message to all. वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और मुझे लगता है कि हमने MS धोनी की जो बायोपिक देखी थी उसमें गाना था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। पर हम इससे बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी हम इससे अग्री नहीं करते हैं। खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, एकेडमिक्स भी जरूरी है, क्योंकि आज के समय में आज का जो वक्त बदल रहा है, जैसा कि आपने कहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं। अब हम AI टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम उसे यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन्स में। अच्छा, उसका भी हमने देखा है कि प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के, टेक्नोलॉजी के भी रहते हैं। पर बच्चों के अंदर एक भाव जरूर है कि उन्हें बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव करने की जो एक जिद है। खिलाड़ी के अंदर जिद अच्छी होती है क्योंकि उसे तो पहुंचना है, लेकिन एक जिद कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए एक बहुत ड्रॉबैक बन जाती है। ये कहें कि हमारे इस सक्सेस स्टोरी में कहीं ना कहीं एक बीच में खलल बनती है। इससे कोप अप करने के लिए क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं। एक शब्द है हमारे जीवन में जिसे हम कहते हैं मेंटोर। तो मेरा ये मानना है पर्सनली, और एक कम में ज्यादा बात जिसे हम कहते हैं, अगर आपके पास एक सही मेंटोर है, एक सही गुरु है, एक सही कोच है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं जिसकी बात आप कर रही हैं। अगेन आई एम सेइंग लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। तो बट जब भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो या कभी भी आपको लगे कि वो नहीं मिल पा रहा जो हम चाहते हैं, जिसकी आप बार बार कर रही हैं,
तो डेफिनेटली आपको एक सेल्फ एनालिसिस की भी बहुत ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है। वो जो एनालिसिस है वो आपके कोच, मेंटोर और कई बार आपके पेरेंट्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। मेरे इस पूरे टीचिंग जर्नी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे कन्फ्यूजन लेवल पर हमसे बात करते हैं और उसके बाद वो डेफिनेटली अचीव करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मेंटोर होने से, एक अच्छा गाइड होने से ये सारी समस्याएं जिनकी आप बात कर रही हैं वो दूर हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात मैम आपने कही है। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मैं अभी देख पा रही हूँ उनके मन में भी कहीं ना कहीं डाउट होता होगा। जो क्लैरिटी की आपने बात की, 3 C's मैम ने बताया, कंसिस्टेंसी, करेज एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स आसपास है। एक खिलाड़ी जब अपने खेल में, अपने स्पोर्ट में आगे बढ़ता है, वो किसी ना किसी को अपना आइडल मानता है और मैंने देखा है कि वो उनके लिए बहुत अच्छा भी साबित होता है क्योंकि आप उनकी लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मेंटर का भी यही रोल होता है मुझे लगता है, इसलिए गुरु होना बेहद जरूरी है। एक चीज और है मैम, आप चूंकि यहाँ मौजूद हैं, आज के समय में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के प्रति बच्चों का झुकाव बहुत ज्यादा है। कैसे इसको बच्चे मैनेज करें? वजह यह है कि कंटेंट बहुत सारा है, हर तरह का कंटेंट है, अच्छा बुरा सब है। उसे कैटेगराइज करना और अपनी फील्ड में उसका एक सही इस्तेमाल करना, क्या आप पॉइंट्स देना चाहेंगे? क्योंकि आप बहुत अच्छी काउंसलर मुझे साउंड कर रही हैं और मैं बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा उठाना चाहूंगी कि हम सभी इस बात को जानें कि हाउ वी कैटेगराइज थिंग्स आउट। क्या जरूरी है, क्या देखना जरूरी, क्या जानना जरूरी है? Anyways, the intervention of AIs in our life is not separable, and I remember जब हमारे टाइम पे कुछ लोग मेरे इलाके भी बैठे हुए हैं तो एक कंप्यूटर जैसी लहर भी बहुत आई थी। उस वक्त हम लोगों को ये लग रहा था कि व्हाट इज दिस न्यू, ये क्या है, ये क्या नया है। तो इस तरीके से हर बार एक नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं जैसा कि आपने कहा। तो मुझे ऐसा फील होता है कि और एक जो प्लेयर है, वैसे मैं आपको बताऊं कि जब आपका पैशन आपके पास होता है ना तो आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सेल्फ अगर आप क्लैरिटी रखते हैं कि ये मेरा पैशन है, मुझे खेलने जाना है, तो जितने भी स्पोर्ट्स फेलोज यहाँ सारे ही बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को वैसे कोई चीज ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती नहीं है। बट एनीवेज जैसा हम देखते हैं आजकल ई स्पोर्ट्स भी है, तो अपॉर्चुनिटीज देखते रहनी चाहिए और टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। अगेन डिपेंड करता है कि वो आपके फील्ड में कितनी यूजफुल है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेल्फ कंट्रोल। आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स के चैट जीपीटी आपको नहीं बुलाता है, आप उसके पास जाते हैं बिकॉज यू थिंक दैट दिस इज द इजिएस्ट वे टू डू द थिंग्स, बट समवेयर डाउन इट किल्स द क्रिएटिविटी। ये आजकल अभी रिसेंटली एक OECD रिपोर्ट भी आई है 2026 में हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर ये बात आती है कि इसका ऑप्टिमम, जनरेटिव AI का ऑप्टिमम यूज कैसे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्टिमम यूसेज है, ये अगेन इट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स, ऑफ द कोच एंड ऑफ द पेरेंट्स। 3 लोगों की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे यूथ को गाइड करें। और साथ ही साथ कभी कभी कुछ चीजें हम ठोकर खाकर भी सीखते हैं। जैसा आपने कहा कि मैं काउंसलर हूं, तो अगर हमें लगता है कि कई बार कोई चीज आप कोई नहीं सुन रहा है तो चलिए फिर कोई बात नहीं, उसे एक बार उस तरफ जाने दीजिए। लेकिन जितना मुझे लगता है स्पोर्ट्स में बच्चे उसको ऑप्टिमम यूज करते ही होंगे। बिल्कुल। Also, the technology policy is also coming up now in our country. We are working on it. तो कहीं ना कहीं वो पॉलिसी भी हेल्प करेगी to do the optimum use of the technology. But we should not be deprived of this. It is very good in your life if you are using it optimally. That's my message. Wow, that's great. और अब चूंकि मैम हमारे बीच मौजूद हैं, हमने उनकी बातें सुनी, उनके बारे में जाना भी और उन्होंने समझाया भी कि हमें किन चीज़ों का ध्यान इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक सफल जिंदगी के लिए क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या वो रूल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ टिप्स जरूर बोल सकते हैं। कुछ बच्चे मौजूद हैं, मैं चाहूंगी अगर आप मैम से कुछ पूछना चाहें, कोई डाउट आपको हो, आप बात करना चाहें तो। कोई भी बच्चा, कोई भी हमारा खिलाड़ी जो मैम से बात करना चाहे, जो भी आपके मन में हो, कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि शायद, क्योंकि मैम जिस तरह से समझा रही है मुझे लग रहा है मैम ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि आप खेलिए, स्पोर्ट इज नॉट अ बैड थिंग, एकेडमिक्स आर
necessary, तो but जब sports तक is also सवाल necessary. आते हैं, मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी सतत रूप से खेलों में अपना योगदान देता आ रहा है और खेलो इंडिया गेम्स में हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो देश में 16वें स्थान पर, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और ये बात बताना युवाओं को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप खेल के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी पूरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन है जो किसी कारण से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी उनके लिए खड़ा है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने अपनी एक MPL की टीम भी अनाउंस की है जो कि जून में खेलेगी और उसमें भी हमने ग्रास रूट लेवल पे जाके यूथ का सिलेक्शन किया है खंडवा और निमाड़ क्षेत्र में और हमने उसका नाम ही रॉयल निमाड़ लीग्स रखा है। तो कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं और अगर बंसल न्यूज़ और बंसल ग्रुप भी हमारे साथ है तो डेफिनेटली हमारे इन सारे सपनों को पंख भी लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंख लगेंगे। और तो आप अगर हमारी- कोई सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। एनीबडी, कोई भी बच्चा? मैम ने बताया कि एकेडमीज भी हैं जो आपके स्पोर्ट्स करियर में बहुत यूजफुल हो सकती हैं। कोई भी बच्चा बात नहीं करना चाहता? चलिए आप अपना एक्सपीरियंस मैम से साझा करिए, आपकी इस जर्नी को आप बता सकते हैं। और अगर बच्चा नहीं कोई बात करना चाहता, माता पिता भी फ्री हैं, आप ही सवाल कर सकते हैं। बच्चे क्यों नहीं पूछेंगे सवाल? सर क्यों पूछेंगे आप सवाल? ये कार्यक्रम आपके लिए है, इसकी स्ट्रेंथ आपके लिए है। क्या नाम है आपका, बताइए। यतीन गौरी। यतीन जी, मैं आपके सवाल हो पूछिए। मैम ने पहले ही क्लियर कर दिया सब कुछ। तो सब क्लियर है मतलब अब कुछ नहीं है? ऐसा नहीं सर, कोई सवाल तो होगा छोटा मोटा। हाँ जी, चलिए। हाँ, और कौन? आपकी तरफ आऊं सर? उधर मत देखिए, इधर देखिए, इधर इधर, वो उधर देखने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। हाँ पूछिए सवाल। सवाल नहीं पूछेंगे जनतंत्र में, लोकतंत्र में तो कैसे चलेगा? थैंक यू मैम। अरे बाप रे, इससे बड़ा सवाल आपने शायद अब तक नहीं देखा होगा। धन्यवाद। ये लड़कियों का समय है, गर्ल्स का समय। हाँ, आप आपकी तरफ। अब आप इनकी तरह धन्यवाद मांगिएगा। एकेडमी के बारे में मैम जो बता रही हैं उसको क्लियर करके बताएं कि मतलब एकेडमी में कैसे क्या जा सकते हैं यहाँ से बच्चे। धन्यवाद, इन्होंने इज्जत बचा ली, लड़कियों ने। कमाल है भैया। लड़कों जरा थोड़ा हौसला संभालो। जी मैडम बताइए। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। तो एक्चुअली हमारे विश्वविद्यालय में अभी हमने एक फुटबॉल एकेडमी लॉन्च की है और वो हमने रश क्लब के साथ लॉन्च की है। तो उसमें अभी हम ही लोग स्कूल लेवल पर, विलेज लेवल पर और जाकर ट्रायल्स ले रहे हैं और स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके ऑडिशंस भी ले रहे हैं। तो वहाँ पर हम सिलेक्शंस करने के बाद उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और रेसिडेंशियल एकेडमी हमने लॉन्च की है। तो उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देंगे एंड बेसिकली ये जो सर आपने सही व्यक्ति को चुना क्योंकि जो हमारी पहली वुमेन फुटबॉल की टीम है वो अभी खेलकर भी आई है MP लेवल पर। तो कहीं ना कहीं टैगोर फुटबॉल क्लब के नाम से हमारी एकेडमी लॉन्च हो रही है और मुंबई में एक ग्रुप है रश क्लब, उसके साथ हमने इस एकेडमी को लॉन्च किया है। इसी तरीके से हमारा जो एक और सिस्टर यूनिवर्सिटी है स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी, उसमें हमने क्रिकेट की एकेडमी को लॉन्च किया है। वहाँ पर अभी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इवनिंग में जो है वो वहाँ पर पूरा अपना सेशंस करते हैं, पूरी ट्रेनिंग्स करते हैं। तो इस तरह से 2 गेम्स में हम लोग एकेडमी लॉन्च करने की स्थिति में हैं और लगभग हमने लॉन्च कर ही दी है। तो ये 2 एकेडमीज हैं। इसके ट्रायल्स के लिए और उसके डिटेल्स के लिए हमारे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं यहाँ पर 2 आए भी हुए हैं। सतीश जी अगर मुझे यहाँ कहीं दिख रहे हो या वो बाहर हैं तो सतीश सर पीछे बैठे हैं, आप इनसे डिटेल जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया। बिल्कुल, थैंक यू कि आपने सवाल पूछा सर, लेकिन आजकल मेरा भी ये सवाल है कि सवाल ही नहीं है। और सवाल नहीं है। आज हम जब ये बात कर रहे हैं तो दुनिया विश्व प्रसन्नता दिवस मना रही है जी। और हम मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन हम क्या खुश हैं, ये बड़ा सवाल है। हम सब वेल ड्रेस्ड हैं, हम सब बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं? और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि मेरी जनरेशन जो थी वो शेयरिंग बहुत ज्यादा करती थी और आपकी जनरेशन और आज की दुनिया शेयरिंग कम करती है, बातचीत कम करती है। आप थोड़ा टेंशन में लग रही हैं, कोई टेंशन तो नहीं है? कोई सवाल मैडम के लिए?
अरे लड़कियां ही तो बोल रही हैं आजकल, ये हंसी ने सब बता दी। क्या नाम है आप? कहां से हैं आप? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के लोग तो बहुत बोलते हैं, और नरसिंहपुर के तो थोड़ा सा आगे चले तो उसी बेल्ट के दुनिया के नामचीन संत ओशो भी वहीं से आते हैं। उचैर कौन सी जगह, उनका गांव का नाम भूल रहा हूं। हाँ, तो क्या सवाल पूछेंगे आप? कोई भी बात मन की ये स्पोर्ट रहते हैं, स्पोर्ट में राजनीति भी बहुत चलती है। देखिए नरसिंहपुर क्या बोला है, कमाल है। क्योंकि ने खेला है और मेरे साथ बहुत राजनीति। हाँ, नहीं तो आप राजनीति में जाने के लिए तो नहीं सोच रही कि राजनीति बंद हो जाए? नहीं सर, राजनीति बहुत होती है स्पोर्ट में, क्योंकि जो बच्चे निकल नहीं पाता और वो मेहनत करता वो पीछे रह जाता है, तो राजनीति में। लेकिन मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। राजनीति की क्या मजाल है कि आपको पीछे छोड़ देगी। आप मेहनत मत छोड़िए, राजनीति को अपना काम करने दीजिए। मैम, आप कुछ कहना चाहें इस पर? मेरा बस एक ही आंसर है सर कि राजनीति जिसको करनी है वो करते रहें, आप अपना प्रयास करते रहें। क्योंकि आपने जो कहा सर, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि स्पोर्ट्स में नहीं बेटा, जीवन के हर पहलू में राजनीति है और उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप अपना सतत रूप से प्रयास करते हैं, और मैडम ने एक शब्द शुभांगी ने यूज किया था, मैनिफेस्टेशन, आजकल ये वर्ड बहुत चल रहा है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और ये प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है, महसूस किया है, तो अगर आप खुद को एक जगह मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे ये जगह हासिल करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जिसको जो करना है उसे करने दीजिए, आपको जो करना है वो आप करिए। जीत आपके पास होगी ही होगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये हर उस युवा के लिए है जिसके मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं और वो पूछता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा डर ये है कि क्या मेरा सवाल सही है। तो कभी भी, यहाँ तो नहीं, कोई बात नहीं, ये एक बहुत ही अननोन फोरम है, लेकिन जीवन में सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि सबसे पहली हार वहीं हो जाती है जब हम पूछते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जब बहुत सारा सवाल बच्चा पूछता है तो उसे डरा भी दिया जाता है कि इतना क्यों पूछ रहे हो, तो वो बेचारा पूछना ही बंद कर देता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सभी बच्चों से कि पूछिए, जानिए, क्यूरोसिटी को जिंदा रखिए। और आपने बहुत हिम्मत करके ये बात की, मुझे लगता है एक बार इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि उसने जो फील किया वो उसने हम सबसे साझा किया। इट्स ऑलवेज देयर, आपके लाइफ में ये चीज हमेशा होगी, घरों में भी होती है, सब जगह होती है, लेकिन आपको उसे सिर्फ दूर से देखना है। एक फेमस सीईओ है जिसका इंस्टा पे बार बार ये रील भी आता है, आपको उसे देखना है लेकिन आपको उसका पार्ट नहीं बनना है। थोड़ी सी तकलीफ उस समय होती है, उसे झेल जाइए, बाद में बहुत अच्छा लगता है, आराम भी होता है, सक्सेस भी मिलती है। करके देखिएगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। वाह, बिल्कुल। और इन दिनों धुरंधर फिल्म की बड़ी चर्चा है, बिल्कुल। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसमें आप जब तारे जमीन पर देखी होगी कुछ लोगों ने आप में से, तो उसमें अक्षर धुंधले दिखने लगे। उसमें ऋतिक रोशन को भी ये प्रॉब्लम था, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी ये प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम सबको रहता है, मेरे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये है ना। आपने तो पूछ लिया ना। हाँ, आपने, आपके लिए मिस ठाकुर, आपके लिए एक बार और तालियां। क्या सवाल पूछा आपने? हाँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं उधर आता हूं, या आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं थोड़ा दूर हो जाऊं, क्योंकि आप जरा ताइक्वांडो और जूडो वूडो की ड्रेस में, ब्लैक बेल्ट सर। हाँ, ब्लैक बेल्ट है जी। फिर क्या नाम है आपका? केशिका चौरे जी, केशिका चौरे। केशिका चौरे जी, वाह वाह, बहुत बड़े। नर्मदा पट्टी की हैं केशिका जी, आप नर्मदा जी के किनारे की हैं रहने वाली? अच्छा जी, चलिए, क्या पूछना चाहेंगे? सर, जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जो फीसेस रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। किसमें? टूर्नामेंट्स में अगर हम कोई टूर्नामेंट खेलते हैं, जैसे ओपन टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो उसकी जो फीसेस रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। फीस ज्यादा रहती है, तो फीस कम होनी चाहिए। चलिए, ये बात हम कोशिश करेंगे आपकी। हाँ, फीस कुछ कम होनी चाहिए, ऐसा केशिका का कहना है। बहुत शुभकामनाएं केशिका, खूब आगे बढ़िए, आत्मविश्वास से भरी हैं आप। लड़कों, अब तो कुछ थोड़ी बहुत शर्म नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ी हिम्मत जुटा लो भाई, अब बहुत हो रहा है। केशिका, बहुत धन्यवाद। हैव अ सीट। जी मैडम, बोलिए, बताइए।
इस सवाल का जवाब? एक्चुअली सर ये सवाल थोड़ा मेरी रीच से बाहर है, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि जैसा कि मैंने आपसे शेयर भी किया कि हमारा विश्वविद्यालय और ऐसे कई विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स को फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। तो अगर हायर एजुकेशन कैटेगरी में आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ये फेस करते हैं कि उन्हें फीस का इशू आता है या इस तरीके के इश्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली वो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं एकेडमिक्स में, जहां पर आपके स्पोर्ट्स को हमारा विश्वविद्यालय फंड कर सकता है या आपके पार्टिसिपेशन को हम लोग फंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एकदम से चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसा मैंने कहा एक सपोर्ट मैकेनिज्म के चलते इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जहां से मैं भी हूं, इस तरीके की ग्रुप सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो आपके सवाल का मेरे पास यही जवाब है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ती हैं फ्यूचर में कभी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकें। ये बात मैंने शुरू में अंडरलाइन भी की थी कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जितनी भी टीम्स हैं जो हमारे द्वारा जाती हैं, जो यहाँ हमारा MOU भी है जैसे मैंने आपसे कहा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के साथ, तो डेफिनेटली उन सारे बच्चों की जितनी भी फंडिंग होती है वो हमारा विश्वविद्यालय ही करता है और सतत रूप से 5 साल से विश्वविद्यालय कर रहा है, जिससे कि बच्चे का न सिर्फ स्पोर्ट्स का विकास लेकिन उसकी शिक्षा का विकास भी हो रहा है। सो आई कैन ओनली सपोर्ट डियर on behalf of my management, and I'm thankful to my management, the group, ISEC group, for taking such a wonderful initiative to support the students, especially those students who can't afford to participate in all the games. That's my answer. बिल्कुल सही बात Thank you, है। sir. और जो सवाल अभी आपने उठाया था, संजू सैमसन 16 साल इंतजार किया उन्होंने और T20 वर्ल्ड कप जिताया। 16 साल वो आपकी तरह कह रहे थे, मन ही मन में राजनीति हो रही है। लोग कहते हैं राहुल द्रविड़, लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर, लेकिन टीम में जगह नहीं मिलती। लेकिन दुनिया की कोई राजनीति टैलेंट को रोक नहीं सकती। हाँ, लड़कों, भविष्य जौनपुरी और इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। शुभांगी, ये मैं इनको देखकर बता रहा हूँ। हाँ बोलिए भविष्य। मैम अभी मैं थोड़ा नर्वस था बोलने में, मैं बैठा हुआ था। एक्चुअली सर ने सबको मोटिवेट कर दिया। सर के लिए जोरदार तालियां। किस तरह से मैम मैं बहुत छोटी जगह से आया हूँ, शमशाबाद जिला विदिशा। मैम मैं गांव में प्रैक्टिस करता था, मेरे चाचा मेरे को प्रैक्टिस कराते थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मतलब कि एकेडमी में भी जाऊंगा, तो मेरे चाचा ने मतलब प्रैक्टिस कराई। फिर मैंने एकेडमी का ट्रायल दिया तो मेरा एकेडमी में हो गया। तो फिर उसके बाद जो मेरी कोच मिली उन्होंने मेरे प्रैक्टिस कराई। फिर 2025 में मैम एथलेटिक्स 400 मीटर इवेंट है और 2025 में मैम मेरे 2 सिल्वर मेडल हैं मैम। वाह, जोरदार तालियां हो जाए हरीश के। मैं एक दादी जी के साथ आया हूँ मैम। दादी जी कहाँ है? अरे क्या मैं आऊंगा दादी जी आपके पास? कमाल है, वाह यार, स्माइल है आपकी दादी जी, कमाल है, वाह। थैंक यू मैम। चलिए आपकी दादी जी का एक रिएक्शन बनता है। तालियां भविष्य के लिए। दादी जी प्रणाम कर रहा हूं आपको जी। भविष्य बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा बच्चा है और आपसे बहुत अटैच है और आपकी भी आंखों में जो खुशी मैं देख रहा हूं, बहुत अटैच हैं आप। तो रिएक्शन आप, प्रतिक्रिया। एक ही है, 5 लड़कियों में 3-4 भाई हैं, 4 में एक ही है पूरा। और उसके चाचा ने, देवर के लड़के ने बहुत मेहनत करके उसको इधर तक पहुंचाया। में बहुत संभावना होगी, तो ही मावनाओं को पंख लग जाएंगे। लगी लड़की 2 जहीं रहती हैं और इसकी बहन एक है, वो गांव पे रहती है। संभावना तो आपको हाँ, संभावना मौका नहीं मिला। मुझे लगता है आपकी गाड़ी भी दौड़ पड़ती। आप क्या, लीला भाई जी के तालियां हो जाए। आप उनकी मदर है? हाँ हाँ, आपकी आंखों में थोड़ी बहुत अच्छी बात है। आपने जिस तरह जीवन में थोड़ा सा अरे आप इतना बढ़िया, आप तो बिना कहे सब कुछ कह दिया आपने। बस ये बताइए कि मम्मियों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को? बच्चे का सपोर्ट हमेशा करना चाहिए। कैसे? मतलब चीज के लिए, सही चीजों के लिए उसका साथ देना चाहिए। जबरदस्त जवाब मिला है। सही चीजों के लिए पेरेंट्स को बच्चों का साथ पूरी तरह देना चाहिए।
तो इधर से कोई सवाल आप में से? हाँ जी, आपको किस श्रेणी में रखूं मैं? जी, मैं वैसे खेल से जुड़ा नहीं हूं मैडम, मगर मेरा प्रश्न मेरे बच्चों के लिए है। जो मेरा बच्चा भी 5 साल का है, तो भविष्य में मैं अपने बच्चे के लिए शिक्षा और खेल को समांतर रूप से कैसे उसको देना चाहूंगा। तो जैसे वो बच्चे ने बात की कि एकेडमी में है वो, तो ये लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे जो स्पोर्ट पर्सन हैं वो अक्सर ये घबराते हैं कि मैं अगर स्पोर्ट में जाऊंगा तो मेरी शिक्षा बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, मैं एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो उसको कैसे समांतर रूप से मैनेज करके चलें, तो इसके लिए मेरा एक आपसे आग्रह है, आप गाइड करें इसके लिए। जी बताइए। सर, आपने बहुत सही सवाल पूछा है और ये क्वेश्चन वैसे बहुत सारे पेरेंट्स के मन में आता है, क्योंकि एक होता है मेन कोर एकेडमिक्स और एक होता है करिकुलर एक्टिविटीज़। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स या कल्चरल किसी की भी हम बात करें, किसी भी आर्ट फॉर्म की हम बात करें, तो वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस होता है और उसे उसी तरीके से फिर देखा जाने लगता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि एक बहुत हिंदी में कहावत है कि पूत के पाँव पालन में ही दिख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समझ आ जाता है कि बहुत अर्ली एज में जब आपका बच्चा स्पोर्ट्स में या किसी भी आर्ट फॉर्म में आगे बढ़ता है तो वो डेफिनेटली वहां पर ज्यादा टाइम देता है। तो पहले तो ये बैलेंसिंग आपके माइंड में भी होनी चाहिए एज अ पेरेंट कि आप अपने बच्चे को किस फील्ड में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। सारी चीजें इक्वल पेस पर रहें ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बात बार बार उठ रही है और होती भी है कि कहीं ना कहीं खेल के साथ साथ उस खेल का प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है, उस खेल से जुड़ी हुई बारीकियां भी जानना बहुत जरूरी है। और एक बेसिक जो हम डिग्री की बात करते हैं, एकेडमिक्स की बात करते हैं, तो उसको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। स्कूल लेवल की एकेडमी की उस बच्चे ने बात की है, डेफिनेटली वहां पर संसाधन और बढ़ने चाहिए। लेकिन यहीं पर जो हायर एजुकेशन है, जहां से मैं आपके साथ यहाँ भी बात साझा कर रही हूँ, यहाँ पर हम एकेडमीज जो बना रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि एक तरफ स्टूडेंट्स अपने खेल पर ध्यान दें और साथ ही साथ एक सपोर्ट मैकेनिज्म से, एक ऑनलाइन मैकेनिज्म से, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में उन्हें हम एकेडमिक्स की भी पूरी जानकारी दें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मैं अपनी पर्सनल फैमिली की बात करूं तो मेरे ही घर में मेरी ही सिस्टर का जो बेटा है उसने लॉन टेनिस खेला और नेशनल लेवल तक खेला और उसके बाद आज वो इंटरनेशनल लेवल पर कोच है एंड ही इज इन मिडिल ईस्ट एंड कोचिंग स्टूडेंट्स वहां पर एक एकेडमी में ही। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो अच्छी एकेडमीज में अगर आपका बच्चा जाता है, जैसा कि आजकल विश्वविद्यालय अपने एकेडमीज स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण ही वो है सर जो आपका सवाल है कि कहीं ना कहीं हम उन्हें गेम्स के साथ, एक स्पेसिफिक खेल के साथ एक एकेडमिक एनवायरनमेंट भी दे सकें और कहीं ना कहीं उसका पूरा डेवलपमेंट हो सके। तो मेरा जवाब यह है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए एज अ पेरेंट कि आपको उसे किस विधा में भेजना है। उसके साथ साथ पहली प्रायोरिटी परफॉर्मेंस इन द गेम्स, इन द स्पोर्ट्स, एंड इफ ही और शी इज डूइंग वंडरफुल जॉब देयर तो डेफिनेटली एकेडमिक्स में एक एवरेज भी अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो इट इज वंडरफुल। तो ये बैलेंसिंग हमारे लिए जरूरी है और एकेडमीज के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर हम कोई भी एकेडमी स्थापित करते हैं तो उसमें जो एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया जाना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस पूरी कोशिश में है कि हम किस तरह से इस बैलेंस को स्थापित करें। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लेवल तो सबका अच्छा हो गया है। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल। हाँ, सामने वाली बच्ची ने बोला कि खेल में पॉलिटिक्स बहुत है, तो मुझे लगता है कि खेल में ही ऐसा है कि रियल टैलेंट सामने आता है, सबसे कम पॉलिटिक्स है। नहीं तो सारे बड़े क्रिकेटर्स के बच्चे इंडियन टीम में होते। आज अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन जैसे टैलेंट जो सामने आए हैं वो रियल टैलेंट हैं। तो मेरा यही मानना है कि खेल ही एक ऐसी जगह है कि जहां आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी